हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी का 60 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आराम से इस वीडियो को देखिए और सारा क्वेश्चन को याद कर लीजिए, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन आपके परीक्षा में ऑलरेडी पहले से पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ का जो वैल्यू होता है कितना होता है। यानी जो प्रथम कोटि जो अभिक्रिया होता है उसके लिए T½ का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है। तो आपको याद रखना 0.693 बटा में के जो होता है यही आपका मान होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया T½ का वैल्यू, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर है प्यारे बच्चों कि रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है किससे प्रभावित होता है। देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग है सबसे ज्यादा ताप से प्रभावित होता है। देखो ऐसे दाब से प्रभावित होता है, सांद्रता से प्रभावित होता है, लेकिन ताप सबसे ज्यादा प्रभावित करता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, ठीक है। राइट आंसर ए नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि किसी प्रथम कोटि के अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता है। देखो किसी भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग है किस पर डिपेंड नहीं करता है, ताप पर करता है, दाब पर करता है। लेकिन मेरे प्यारे यहाँ से आपको ध्यान रखना है अभिकारकों की जो सांद्रता होता है इस पर जो होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग है ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों अभिकारक की सांद्रता पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए तो कहा जा रहा है कि किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर निर्भर करता है। देखिए किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की जो दर होती है वो सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है, मतलब एक्टिव जो मास होता है ना उस पर निर्भर करता है, सक्रिय मास पर। यानी किसी पदार्थ की क्रिया जो करता है मतलब कि समझिए क्रिया करने की जो दर होता है सक्रिय भार पर डिपेंड करता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इस बात को जरूर याद रखें, ठीक है। सक्रिय मात्रा या सक्रिय द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन का आंसर है 5 नंबर की किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर कैसी होती है। तो देखो किसी भी शून्य कोटि की अभिक्रिया के जो दर होते हैं वो आपका निश्चित होता है। किसी भी शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होते हैं उसकी दर जो होते हैं कैसी होते हैं तो निश्चित होती है, मतलब ये नंबर इसका सही जवाब होगा। किसी भी शून्य कोटि की अभिक्रिया की जो दर होगी वो निश्चित होगी। अगला क्वेश्चन का आंसर है 5 के बाद प्यारे बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से समीकरण को त्वरित बताया गया। देखिए कौन सा समीकरण है जिसे हम लोग त्वरित कहते हैं। तो देखो त्वरित का मतलब होता है तेज। तेज जो समीकरण चलता है वो dc/dt चलता है, -dt/dt देखिएगा तो सही जवाब आपको ए नंबर में मिलेगा। यानी कि किस समीकरण को त्वरित बताया गया तो -dt/dt मतलब तेज बताया गया, ठीक है। तो राइट आंसर ए नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु निर्भर नहीं करता। बताओ इस किस पर डिपेंड नहीं करता है। देखो प्रथम कोटि के बाद का आंसर है, ठीक है। प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया की जो अर्ध आयु निर्भर नहीं करती है वो प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, तो सही जवाब ए नंबर, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अच्छी तरीके से याद कर लेंगे सारा क्वेश्चन। देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया के दोस्तों यहाँ पर आपका मात्रक पूछा रहा है तो इसको कैसे निकाल सकते हो मैंने आपको सारा चीज बता दिया, ठीक है। कैसे निकालना है सारा चीज एक वीडियो में बताया था, ठीक है। सारा चीज होता है ना वन शॉट उसमें बताए थे, तो वो वीडियो आप लोग जाकर के अवश्य रूप से देखें, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना शून्य कोटि की अभिक्रिया की जो दर होती है मोल लीटर सेकंड इनवर्स। देखो कैसे निकालना है, इसको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों मोल प्रति लीटर लिखना है, ठीक है। इसके पावर में आप लोग 1 - n कीजिएगा और इंटू सेकंड इनवर्स कीजिएगा और n जो होगा यहाँ 0 रखेगा तो यहाँ से आपका मान निकल जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स मात्रक। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का आंसर है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थान की इकाई निर्भर करती है। देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थान की जो इकाई है प्यार बच्चों ये आपका समय इनवर्स पर निर्भर करती है। किस पर? समय पर। यानी कि आपको याद रखना कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थान की जो इकाई होती है वो किस पे डिपेंड करती है तो समय पे टाइम पे डिपेंड करती है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखना है। सॉरी यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक समय इनवर्स होता है, ठीक है। और शून्य कोटि के लिए अभी मैंने निकालना बताया, यहाँ से आपको समय याद रखना है समय इनवर्स या सेकंड इनवर्स। चलो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि दूसरे कोटि के लिए देखो कैसे निकालना मोल प्रति लीटर यहाँ से लिखना है, ठीक है। और इसका 1 - n करना है इंटू सेकंड इनवर्स करना है। n यहाँ पर आपको क्या रखना है n का मान 2 रखना है तो -1 आएगा तो मोल इनवर्स माइनस में लीटर इनवर्स ऊपर आएगा तो प्लस में हो जाएगा प्यार बच्चों। तो यहाँ से बताओ 10 का क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स तो हो जाएगा, ठीक है। मोल इनवर्स हो जाएगा लीटर माइनस में नीचे रहेगा ऊपर आएगा प्लस में हो जाएगा, मतलब ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। याद रखना अच्छे तरीके से। और यहाँ पर देखोगे तो लगता है डी नंबर भी हो रहा है। अच्छा ए और डी दोनों ऑप्शन होगा, ठीक है, ए और सी दोनों। अगला क्वेश्चन देखो नोट्स आप लोग जरूर से ले लीजिए ऑल सब्जेक्ट का। अगर आप बेहतरीन नंबर लाना चाहते हैं बेहतर अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आप लोग ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इसमें पूरा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन सारा चीज़ मिलेगा।
देखो किसी वस्तु को क्रिया करने की दर डिपेंड करता है। देखो किसी वस्तु को क्रिया करने की जो दर होती है किस पर निर्भर करता है, तो वो सक्रिय भार पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी भी क्रिया का किसी पदार्थ के क्रिया करने की जो दर होता है वो सक्रिय भार पर निर्भर करता है। तो देख लो किसी वस्तु को क्रिया करने की दर सक्रिय भार कहाँ दिया गया है, तो राइट आंसर डी नंबर। इसको पहले भी करवाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे 12 नंबर के शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है वो कैसा होता है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होता है T½ समानुपाती A होता है। इसकी घात जो होती है वो समानुपाती A होता है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, T½ समानुपाती A होगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है प्यारलाल 13 नंबर के किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। देखिए किस कोटि की अभिक्रिया के लिए दो वेग स्थिरांक के जो इकाई होते हैं प्यारलाल वो आपका समान होता है। देखिए किस कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दोस्तों जो होता है वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है वो समान होती है। तो यहाँ से आपको याद रखना शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक की इकाई होती है वो समान होती है। ठीक है, अच्छे तरीके से याद करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन यहाँ से आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर का आ रहा है किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक होता है। देखिए किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या होता है, अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा। देखो धनात्मक रहेगा तो वो क्या करेगा, सक्रिय मतलब कि जो धनात्मक रहेगा तो वो बढ़ाएगा, और ऋणात्मक रहेगा तो वो घटाएगा, ऐसा ही होता है। ठीक है, उत्प्रेरक का यही काम है, धनात्मक है तो बढ़ाएगा, ऋणात्मक है तो घटा देगा। और यहाँ पर देखो 15 नंबर क्वेश्चन की अभिक्रिया जो आपका हो रहा है इसमें जो होता है अमोनिया का उत्पादन क्या हो रहा है, तो यहाँ पर अमोनिया का उत्पादन इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों बढ़ रहा है, सॉरी घट रहा है। ठीक है, इसमें अमोनिया का उत्पादन क्या हो रहा है, घट रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से अमोनिया बना। चलो 16 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, कहा जरा प्यारे बच्चों किसी अग्रिम और हाँ ये क्वेश्चन आपको लगाना है, किसी भी प्रतिक्रिया के लिए अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रियाओं के लिए उत्सर्जक जो होता है समान होता है। तो इसको हम लोग कौन सा प्रक्रिया के अंतर्गत रहेंगे, इसको आपको लोगों को कमेंट बॉक्स में लगाना है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन का आपको चैट बॉक्स में देना जरूर है, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोट्स जरूर से ले लीजिए ऑल सब्जेक्ट का। देखो H2+Cl2 से क्या बनता है, 2HCl बनता है प्यार बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है इसका कोटि, तो इसका कोटि जो होता है शून्य कोटि का अभिक्रिया होता है, यानी H2+Cl2 जो होता है इससे आपका क्या बना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है, और ये जो होता है शून्य कोटि का एग्जाम्पल होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 18 नंबर क्वेश्चन की अभिक्रिया अभिकारक अणु को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा क्या होती है। देखो अभिकारक अणु को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा होते हैं मेरे प्यारेलाल वो कौन होती है, तो वो आपका सक्रियण ऊर्जा होता है। क्या होता है, सक्रियण ऊर्जा होता है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखें, सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 19 नंबर क्वेश्चन के वेग स्थिरांक का मान निर्भर करता है। देखो वेग स्थिरांक का जो मान होता है प्यारेलाल किस पे डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वेग स्थिरांक का जो मान होता है किस पे डिपेंड करता है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि तापक्रम। ठीक है, वेग स्थिरांक की इकाई होती है, वेग स्थिरांक जो डिपेंड करेगा वो तापक्रम टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। आज जो अगला क्वेश्चन 20 नंबर के अभिकारक के सांद्रता वृद्धि के साथ क्या होती है। देखो अभिकारकों के सांद्रता वृद्धि के साथ किसमें परिवर्तन होता है, जैसे अभिकारकों के सांद्रता, जैसे यहाँ से आपका प्रोडक्ट बनता था, अभिकारकों के सांद्रता वृद्धि होगा। ठीक है, सांद्रता वृद्धि होगा तो उसमें किसमें परिवर्तन होगा। ठीक है, तो टक्कर वृद्धि में, इसमें क्या होगा, टक्कर की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना ऑप्शन बी। यहाँ पर देखो किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण क्या होता है, अवरोध ऊर्जा क्या कहलाती है। किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण जो अवरोध ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, तो वो घटती है। यानी किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ऊर्जा का जो अवरोध की जो ऊर्जा होती है वो घटती है। तो राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन 22 नंबर का आ रहा है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र होता है। तो किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन जो काल जो स्वतंत्र होता है किसके लिए होता है, तो प्रारंभिक सांद्रता का। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन 23 नंबर का आ रहा है कि किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए सांद्रता दोगुने करने पर वेग क्या होगा, तो सांद्रता दोगुने करने पर वेग चौगुना हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय कोटि का अगर सांद्रता दोगुने करेंगे, ठीक है, तो उसका वेग जो होगा 4 गुना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है मेरे प्यार बच्चों किसी भी अभिक्रिया के लिए जो सांद्रता में कोई भी चीज़ बनेगा तो इससे जो होता है आगे प्रोडक्ट ज़्यादा ही होता है, मतलब इससे कुछ नहीं बनाए तो बाद में प्रोडक्ट कुछ ना कुछ बनता है, इस कारण से समझो 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पर देखो इथाइल एसीटेट का जल अपघटन क्या होता है। देखिए एथिल एसीटेट का जो जल अपघटन होता है किस कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की, याद रखना।
देखो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दर क्या होते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के जो दर होते हैं ताप बढ़ने के साथ बढ़ती है। कोई भी रासायनिक क्रिया जो होते हैं उसके दर जो होते हैं ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ने के साथ क्या हो जाएगा, उसकी दर बढ़ जाएगी। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, किसी सोनोकैयोटिक अभिक्रिया के दर आपको पता है कि निश्चिंत तो होता है, सर्टेन होता है, फिक्स होता है। देखो 21 नंबर में कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग किसी भी क्षण ज्ञात किया गया वेग क्या कहलाता है। तो किसी भी क्षण अगर कोई भी वेग ज्ञात हुआ तो उसी को हम लोग कहते हैं तात्क्षणिक वेग। क्या कहते हैं, तात्क्षणिक वेग। तो राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा तात्क्षणिक वेग, सी नंबर होगा तात्क्षणिक वेग। आज एक किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग निर्धारक पद क्या कहलाता है। देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वेग अगर वेग निर्धारक जो पद होता है वो आपका मंद पद होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वेग निर्धारक जो पद होता है कौन होता है, जो वेग का निर्धारण करता है वो मध्य पद होता है। कौन सा, मंद पद। आइए अगला क्वेश्चन 29 नंबर का आता है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं तथा मूलकों की संख्या कहलाती है। इतना आसान परिभाषा है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को पढ़ाया है कई दफा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर गलत आपका लिखा हुआ अनुसंख्यता लिखा गया है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे लाल, ठीक है। यहाँ पर देखो कोटि तो होगा नहीं, अभिक्रिया के कोटि तो नहीं होता, अभिक्रिया का वेग भी नहीं होता है। तो ये सब थोड़ा याद रखना मेरे प्यारे लाल कि आणविकता जो होता है किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं और मूलकों की संख्या कहलाती है। चलो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखो 30 नंबर में कहा जाए वह अभिक्रिया जो दो अभिकारकों को भाग लेकर उत्पाद बनाता है। देखिए दो अभिकारक को, जैसे दो अभिकारक जो होता है ना, दो अभिकारक लेकर के उत्पाद बना रहा है प्यारे बच्चों, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बताओ, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको हम लोग द्विअयनिक कह सकते हैं, ठीक है। दो अभिकारक का आवश्यकता हो। रासायनिक अभिक्रिया ये आपका दर्शा रहता है केपी किस पर डिपेंड करेगा, तो ये केपी जो है तापक्रम पर डिपेंड करेगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, उदासीनीकरण क्रिया के लिए आवश्यक होता है तो 10 की घात -10 सेकेंड होता है, वो आपका होने में समय लगता है उदासीनीकरण के लिए। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर, एंजाइम किस प्रकार की किसी अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। एंजाइम जो होता है किस प्रकार किसी भी अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है, तो सक्रियण ऊर्जा को कम करके ये अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि किसी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है। किसी भी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का जो मान है निर्धारित किया जा सकता है, तो दो विभिन्न तापक्रम पर गति स्थिरांक के मान के दोस्तों ज्ञात करके ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ए नंबर इसका सही जवाब होगा। आइए अगला क्वेश्चन का आंसर 35 नंबर के गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करती है। देखिए गति स्थिरांक की जो इकाई होते हैं मेरे प्यारे लाल किस पर निर्भर करती है, तो आपको याद रखना किस पर, तो आप लोग को याद रखना अभिक्रिया के कोटि पर। यानी गति स्थिरांक की जो इकाई जो होते हैं प्यारे लाल किस पर डिपेंड करती है, तो याद रखना है कि अभिक्रिया के कोटि पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, याद रखना, ये सब आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है सारा चीज़। देखो अभिक्रिया के प्रकल्पना के अनुसार अभिक्रिया का वेग कैसे बढ़ता है। देखिए कोई भी अभिक्रिया होता है उसका वेग बढ़ने का तरीका क्या हो सकता है, तो तापक्रम को घटाओ तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। देखो उत्प्रेरक एक वस्तु जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या करता है, उत्प्रेरक एक वस्तु जो अभिक्रिया की गति को या तो बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है, क्योंकि धनात्मक रहेगा बढ़ाएगा, ऋणात्मक घटा देगा। आज हो मेरे प्यार बच्चों 38 नंबर क्वेश्चन की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा क्या होती है। देखो अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा क्या रहती है, वो अपरिवर्तित रहते हैं। वो देखो जैसे मैं कहता हूँ कि आपका कोई अभिक्रिया हो रहा है, ये अभिक्रिया को कराता है, ठीक है। अभिक्रिया हो रहा है जैसे आपका शादी हो रहा है, ठीक है, तो आपका शादी कराता है पंडित जी, करता नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर उत्प्रेरक वही काम है, अभिक्रिया को करवाता है, वो करता नहीं है, इसीलिए ये अपरिवर्तित रहता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा। देखिए ताप जैसे बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखो कारक जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करेगा, तो इनमें से सभी जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है, ताप, दाब, सांदन, ये सभी जो अभिक्रिया को दर को प्रभावित करता है। ताप सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। 41 नंबर है कि उत्प्रेरक उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, तो उत्प्रेरक उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा घट जाती है। वेग समीकरण में प्रयुक्त तो सांदन के घातों का योगफल क्या कहलाता है, तो देखो सांदन के घातों का योगफल, तो अभिक्रिया के कोटि, ठीक है। यहाँ पर देखो अभिक्रिया ये दिया गया तो कोटि पूछा रहा है, तो 2 1 3 कोटि हो जाएगा। इतना इजी है, आराम से आप लोग गिन करके जोड़ सकते हो यार, इतना आसान है, आराम से कर सकते हो। देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक
परिवर्तित होता है जब वेग स्थिरांक होता है। तो वेग स्थिरांक कांस्टेंट होता है तो परिवर्तित होता है, जाहिर सी बात है वेग स्थिरांक स्थिरांकीय होता है यानी कांस्टेंट होता है। गैसीय अभिक्रिया का वेग कैसा होता है? किसी गैसीय अभिक्रिया का वेग कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? समानुपाती होता है। कैसा होता है? गैसीय रासायनिक अभिक्रिया का वेग दाब का कैसा होता है? यानी कि वेग जो होता है, वेग और दाब के बीच रिलेशन पूछा जा रहा है, तो ये जो होता है मेरे प्यारे बच्चों समानुपाती होता है। वेग और दाब जो होता है समानुपाती होता है एक दूसरे का किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रतिकारक क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये आपका समानुपाती होता है, इसको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन 47 नंबर का आ रहा है कि जो मंद गति से होता है तो उसी को हम लोग मंदगामी अभिक्रिया कहते हैं। 48 नंबर है जो अत्यंत अल्प समय में हो तो उसी को हम लोग तीक्ष्ण क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तीक्ष्ण क्या बोलते हैं उसको? तत्कालिक मान जिसे कहा जाता है, यानी कि सभी यहाँ पर है। इसी को तीव्रगामी कहा जाता है, आयनिक कहा जाता है, तात्कालिक कहा जाता है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। जो अत्यंत कम समय में रिएक्ट कर ले। प्रयोगिक मान देखो, प्रयोग के अनुसार जो रखते हैं कोटि का मान रखते हैं, इसका मान जो है कोटि का शून्य भी हो सकता है, इसलिए प्रयोग किया जाता है। देखिए किसका मान कभी शून्य नहीं हो सकता है, तो अभी मैंने बोला कोटि का मान शून्य हो सकता है लेकिन अन्विकता का नहीं होगा कभी शून्य, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ से ये नंबर होगा, अन्विकता का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। ओवरऑल जो विद्यार्थी नोट्स वगैरह नहीं लिया तो ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लीजिए प्यार बच्चों, मात्र 399 पेमेंट लगेगा जिसमें आपको सारा चीज़ का ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा। तो इस नंबर पर कंटेक्ट जरूर से करें मेरे प्यार बच्चों। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।